मूंगफली। ये तिलहन फसलों में अगली फसल है मूंगफली। डालेंगे देखो, इसमें लिखेंगे मूंगफली खरीफ की फसल है। यह देश के मुख्य तिलहन के कुल उत्पादन का, यह देश के मुख्य तिलहन के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। इसी फसल से प्राप्त होता है। अगला लिखेंगे इसी में, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात में होता है। गुजरात में होता है। कोष्टक में डालेंगे राजकोट। गुजरात के किस स्थान पर होता है? जिले में राजकोट। अगला लिखेंगे नोट डाल के लिखेंगे, नोट डालेंगे, देखेंगे राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन, राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन लूणकरणसर कहाँ पे पड़ता है? ये बीकानेर। लूणकरणसर बीकानेर में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन लूणकरणसर बीकानेर में होता है। लूणकरणसर बीकानेर में होता है। इसलिए लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। राजस्थान का राजकोट कहते हैं। राजस्थान का राजकोट कहते हैं। लिख दिया। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में भी यह फसल का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में भी इस फसल का उत्पादन किया जाता है। ये सभी ऑनलाइन कक्षाएं 10th क्लास के लिए जो सामाजिक विषय है SST, उसके लिए अति उपयोगी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और एक प्यारा सा अपना कमेंट छोड़ के जाएं कमेंट बॉक्स में, जिससे मेरे को पता चले कि मेरे को आगे क्या करना है और उसमें क्या सुधार करनी है। क्या ये नोट्स जो लिखाए जा रहे हैं वो क्या ये सही लिखाए जा रहे हैं या फिर बोर्ड का यूज करके लिखाए जाएँ। तो आप एक बार कमेंट में
को बताएं। तो अगली क्लास में मैं इससे अच्छा करने की कोशिश करूँगा। अगला लिखेंगे इसी में अलसी और सरसों। अलसी और सरसों। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। क्योंकि ये तिलहनी है, उनसे तेल निकाला जाता है। वैसे सरसों से आप तेल निकालते हैं। तिलहन की फसलें हैं, सॉरी रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल के रूप में, तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल के रूप में तथा दक्षिणी भारत में, यानी जो अपने इंडिया का मैप है, मैंने क्या लिखा है अभी, तिल उत्तरी भारत में रबी की फसल तथा दक्षिणी भारत में खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। तिल उत्तरी भारत में रबी की फसल तथा दक्षिणी भारत में, तिल उत्तरी भारत में सॉरी खरीफ की फसल के रूप में तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल के रूप में की जाती है। यानी तिल का जो उत्पादन है वो दक्षिणी और ये वाला जो उत्तरी भाग है, दक्षिणी भारत में रबी की फसल के रूप में, ये जो दक्षिणी भारत है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन क्षेत्रों में ये फसल रबी के रूप में उगाई जाती है। और उत्तरी भारत में चले जाएंगे तो ये जो तिलहन फसल है वो खरीफ की फसल के रूप में उगाई जाती है। अगला लिखेंगे चाय। अगली फसल चाय लिखेंगे। अगला लिखेंगे चाय। चाय एक पेय पदार्थ है। चाय एक पेय पदार्थ है। यह एक रोपड़ कृषि है। यह एक रोपड़ कृषि है। रोपड़ का मतलब ये होता है ऐसी खेती जो रोपी जाती है फसल। रोपड़, चावल, चाय, ये रोपड़ कृषि। चाय में अभी हमने क्या लिखा, चाय की खेती रोपड़ खेती है, रोपड़ कृषि है। चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत लाई थी। इसके लिए क्या चाहिए, जीवांश युक्त मिट्टी। क्या चाहिए इसके लिए, जीवांश युक्त मिट्टी, ह्यूमस मिट्टी, जीवांश युक्त मिट्टी, ह्यूमस मिट्टी। और उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यह फसल की जाती है। इसे निकास वाले ढालों क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। इसको अभी समझेंगे, पहले लिखें। इसे निकास, जल निकास वाले ढाली क्षेत्रों में उगाया जाता है।
ढाली क्षेत्रों में उगाया जाता है। जल निकास वाले ढाली क्षेत्रों में उगाया जाता है। ढाली क्षेत्रों में उगाया जाता है। एक बार सुनेंगे ये क्या की जाती है, यहाँ पर ध्यान देंगे सभी। ये क्या है, जो चाय की खेती है, एक रोपड़ कृषि है। अब भाई इसमें होता क्या है, जो ढाली क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय भाग होते हैं, अब पर्वतीय भागों पर ये खेती की जाती है। अब जैसे ही बारिश आई, अब इस चाय की जो खेती है, इसको बारिश की, पानी की, जल की आवश्यकता बहुत कम होती है, तो ये ढाली क्षेत्रों को की जाती है। अब यहाँ पर ये कृषि की गई। अब जैसे ही बारिश होगी तो इसको जो जल मिलेगा वो इतना ही मिल पाएगा जितना इसको आवश्यकता है। बाद में ये जल कहाँ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये जल ढाली क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ पर जल का जो निकास है वो यहाँ से सुगम से हो। जल यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। अगर जल रुक जाएगा तो ये खेती क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ये सही तरीक़ा से हो नहीं पाएगी। इसलिए जो चाय की खेती है वो ढाली क्षेत्रों पर की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों पर की जाती है, जहाँ पर जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अगला इसी में लिखेंगे, चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर, चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर, चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर पोस्ट नम और पाला रहित, पोस्ट नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। यदि इस फसल के लिए पाला पड़ गया तो ये फसल क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। पाले का मतलब ये होता है, गांव में जब सर्दियों में ज़्यादा ठंड पड़ती है तो सुबह सुबह बर्फ़ जम जाती है, सफ़ेद सफ़ेद घास के ऊपर बर्फ़ जाती है, वो पाला होता है। तो इसके लिए पाला नहीं होना चाहिए। अगला लिखेंगे इसी में, वर्ष भर समान रूप से वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें, समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसके कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। इसके कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसका मतलब ये है, चाय में सबसे अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें बारीक जो काम होते हैं वो सबसे अधिक होते हैं। जैसे जो चाय की पत्ती है, उनको पहले चाय को रोपना, रोपने के बाद उसको उगाकर चाय की जो पत्तियां हैं उनको तोड़ने के लिए अधिक से अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। उनको तोड़ना, फिर उनको तोड़ने के बाद इकट्ठा करना, इकट्ठा करने के बाद उनमें बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिससे अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो चाय क्या है? श्रम सघन कृषि है, जिसमें अधिक से अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। इसी में अगला लिखेंगे, इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां, इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां
इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियाँ बागान से ही संसाधित की जाती हैं, बागान से ही संसाधित की जाती हैं। मुख्य उत्पादक राज्य असम, पश्चिमी बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और आंध्र प्रदेश में चाय उगाई जाती है। परसुद उगाई जाती है। नोट डाल के लिखेंगे नोट। वर्ष 2018 ईस्वी में, वर्ष 2018 ईस्वी में भारत विश्व में